अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट में क्रिप्टो पर काफी तनकीद की गई है। इस रिपोर्ट में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका आपकी जिंदगी पर बराह रास्त असर होगा। इस मंसूबे को सितंबर 2024 में मंजूर किए जाने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अगर किसी मुल्क की अवाम नहीं भी मान रहे तो भी हुकूमतों को इसे नाफज करना होगा, वरना हम कभी भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। अब आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए इतना जोर लगाया जा रहा है, और क्रिप्टो समेत डिजिटल आईडीज को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों हो रही है? तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। सो लेट्स डाइव इन। द ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, यह है रिपोर्ट का नाम, और यह अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर मौजूद है, जिसे आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। इसके बारे में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दावा है कि उन्होंने ये खुद तैयार करवाई है ताकि दुनिया में से अमीर और गरीब के दरमियान फर्क खत्म हो सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान भी उन्होंने इसी रिपोर्ट पर गुफ्तगू की थी, जहां उनकी तकरीर पर शदीद तनकीद की गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए और जब वो मान जाएं तो फिर इसे लागू करना चाहिए, बेशक अवाम खिलाफ ही क्यों ना हो। जिस पर उन्हें गालियां पड़ना बनती थी, बुरा भला कहना बनता था कि वो कैसे किसी मुल्क पर जबरदस्ती ये कानून लागू कर सकते हैं। ये तो भाई धौंस हुई, धांधली हुई, जबरदस्ती हुई। खैर, उस वक्त ये बात वाज़ेह नहीं हुई थी कि आखिर वो चाहते क्या हैं और रिपोर्ट में ऐसा क्या है। तो अब वो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। शुरू में तो वही 2030 वाले गोल्स बयान किए गए हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में 17 निकाती एजेंडे की तकमील चाहती है, जैसे बुनियादी सहूलियात, रोजगार, छत, सेहत वगैरह वगैरह। लेकिन इस रिपोर्ट में इंतहाई बारीक काम किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि आप लोगों की डिजिटल शनाख्त को वाजे करें, यानी दुनिया के तमाम ममालिक के लोगों की डिजिटल शनाख्त बने जिसकी बुनियाद पर तमाम सहूलियात मिलें। यानी अगर मेरी डिजिटल शनाख्त होगी जो दुनिया मानेगी तो ही मुझे सेहत, तालीम, घर, बैंक, बिजली समेत तमाम सहूलियात मिलेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग सिस्टम से बाहर हैं, जिसकी वजह से यह तयन नहीं हो पाता कि लोगों के पास हकीकी वसाइल क्या हैं और वो अपने वसाइल छुपाते हैं, और इसी वजह से गरीब लोगों तक जायज वसाइल नहीं पहुंच पाते। रिपोर्ट कहती है कि इसी वजह से सेंट्रल बैंक्स की डिजिटल करेंसियां अहम हैं, ताकि लोग अपने पैसे को छुपा ना सकें और उनके पास कोई भी ऐसा असासा ना हो जो डिजिटल शनाख्त में जाहिर ना हो। लेकिन यहां पर क्रिप्टो करेंसियां आ जाती हैं, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोगों को सिस्टम से बाहर रहने में मदद दे रही हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को ना बंद किया जा सकता है और ना शनाख्त जाहिर हो सकती है। इसी वजह से इस मसले को हल करने के लिए तमाम मुमालिक सख्त कानून साजी करें, यानी पॉलिसी टाइट करें, लोगों को मजीद निचोड़ें। लेकिन इस रिपोर्ट में असल मसले पर बात नहीं की गई कि कैसे तमाम मुमालिक की एलीट्स वसाइल पर कब्जा रखती है और कैसे ये आपस में ही बंदर बांट करते हैं और गरीब का हक भी खा जाते हैं। रिपोर्ट ये नहीं बताती कि सेंट्रल बैंक्स की मदद से लोगों पर नाजायज टैक्स लगाए जाते हैं और सीबीडीसी की मदद से इस सिस्टम को मजीद खतरनाक बनाया जा रहा है, ताकि किसी के भी पैसे को एक बटन से दबाकर गायब कर दिया जाए और जितना चाहे टैक्स उठा लिया जाए। कोई कुछ नहीं कर सकेगा, किसी का कुछ नहीं काट सकेगा। खैर, मैं जरा जज्बाती होकर रिपोर्ट से बाहर निकल गया हूं, वापस रिपोर्ट पर आता हूं। तो क्रिप्टो करेंसियों से रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़ा मसला है। इसी वजह से सख्त रेगुलेशंस की जानी चाहिए, तगड़े कवानीन लगाने चाहिए, लोगों की भी एक बार फिर कर देनी चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि तमाम शहरियों की डिजिटल आईडीज में कार्बन स्कोरिंग हो, ताकि अगर कोई शख्स अपने कार्बन स्कोर से ऊपर जाए तो वो दोबारा किसी सूरत कार्बन इस्तेमाल ना कर पाए। यानी अगर मैंने गाड़ी इतने किलोमीटर चला ली है और मेरा कार्बन स्कोर ज्यादा हो गया है तो मैं किसी भी सूरत मजीद गाड़ी नहीं चला सकता। ऐसे ही हर चीज में होगा, यानी पानी के इस्तेमाल से खाने की हद तक मैं महीने में कितना गोश्त खा सकता हूं और कितना नहीं खा सकता, ये सब कुछ कार्बन स्कोर का हिस्सा होगा। और जिन लोगों के पास इजाफी कार्बन स्कोर होगा वो उसे बेच सकते हैं, ताकि अमीर अफराद ज्यादा कार्बन इस्तेमाल कर सकें
और ये एक नई मंडी बन जाएगी, एक नई इंडस्ट्री बन जाएगी। इसके साथ रिपोर्ट बताती है कि बेशतर लोग मुकम्मल शनाख्त ना होने की वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स में शामिल नहीं है, उनका हिस्सा नहीं है। तो इस वजह से जब डिजिटल आईडीज नाफिज होंगी तो बहुत बड़ी तादाद सामने आएगी और उनका पैसा फिर मार्केट्स में आएगा, और जो बहुत बड़ा पैसा आने से मार्केट्स फले फूलेंगी। यूं तमाम मुमालिक के शहरी घर बैठे तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स को एक्सेस कर सकेंगे। तो इसके फवायद का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पहले ही दुनिया भर में एप्स के जरिए आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में जा सकते हैं। क्रिप्टो से भी मजेदार चीज इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया एप्स पर कंट्रोल है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट हैरानकुन तौर पर यह कहती है कि हुकूमतें सोशल मीडिया पर मौजूद नफरत अंगेज ख्यालात पर क्रैकडाउन करने में नाकाम रही हैं, और अभी तक कोई भी मुल्क ऐसे लोगों के खिलाफ कोई फैसला कुन इक़दाम नहीं कर सका। मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि कहां मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान जैसे मुमालिक में क्रैकडाउन पर आलमी तंजीमों को तशवीश होगी, और कहां वो कह रही हैं कि अभी कोई भी मुल्क नफरत अंगेज मवाद पर भरपूर क्रैकडाउन नहीं कर सका। यानी अगर पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन हो तो अक़वाम मुत्तहिदा या किसी दूसरे आलमी इदारे को ज्यादा मसला नहीं, बल्कि शायद उन्हें किसी हद तक इसकी खुशी होगी, या खुशी नहीं तो कम अज कम मुतमिन होंगे। कैसी अजीब बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में वैसे तो यह भी कहा गया है कि हुकूमतें अपोजिशन और इख्तलाफ को दबाने के लिए इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। हुकूमत को सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कैंपेन करने की जरूरत है, और इसके लिए टारगेटेड ऑपरेशन जरूरी हैं। इस मामले को वो इस हद तक लंबा बयान करते हैं कि यकीन माने थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि वो किसी भी चीज को डिसइंफॉर्मेशन करार देकर कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी गला घोट सकते हैं, किसी की भी आवाज बंद कर सकते हैं, और किसी को भी सोशल मीडिया से गायब कर सकते हैं। इसके लिए वो मुतअद्दिद नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स भी मांग रहे हैं, और मजीद गैर कानूनी आलमी एजेंसियां बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्रिप्टो पर नजर रखने और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एजेंसीज भी शामिल हैं। यूं लगता है कि या तो ये इदारे समझते ही नहीं कि रेजिस्टेंस प्रूफ नेटवर्क क्या है, और या बस बजट बढ़ाकर अपने प्यारों को नौकरियां देना चाहते हैं, उनकी रोजी रोटी लगाना चाहते हैं, उनके पैसे लगाना चाहते हैं। लेकिन यह बात तय है कि उन्हें मालूम है कि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर हाथ नहीं डाल सकते। बिटकॉइन इनसे आजाद है और इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसी वजह से अब ये उसे किसी ना किसी तरह अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ताकि लोग खुद को रजिस्टर करवाकर अपने बिटकॉइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दें, और ताकि वो इस पर फिर नजर रख सकें। खैर इस मौजू पर बात फिर कभी होगी, अभी के लिए इतना ही। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मेरा ये काम आगे तक फैल सके। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार भी रहेगा। आप सवाल करते हैं, सवाल भी जरूर करें, मैं आपके सवालात का जवाब देने की भी कोशिश करता हूं, और आपने सवाल में जो पूछा होता है उसके बारे में वीडियोस में बताने की कोशिश भी करता हूं। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वैसे इलोन मस्क ट्विटर के साथ रोज नए तजर्बे कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म कुछ अजीब होता जा रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।